तो हाय फ्रेंड्स। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ाएंगे आज? आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को वेव मोशन एंड साउंड। देखिए, वेव मोशन साउंड इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिजिक्स में वेव मोशन साउंड से लगभग एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम देखेंगे और इसमें हम लिए हैं 20 क्वेश्चंस। कितना क्वेश्चंस लिए हैं? 20 क्वेश्चंस लिए हैं। और देखो, ये पार्ट फर्स्ट है। अभी इसमें बहुत इजी इजी क्वेश्चन लिए हैं जो कि मतलब कॉमन है, मतलब ये सब एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है। लेकिन इसका जो पार्ट सेकंड रहेगा ना, वो पार्ट सेकंड थोड़ा सा और इससे स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा। ठीक है। तो इसमें कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? इसमें आपका 20 क्वेश्चंस रहेंगे, अगले वाले में 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि वेव एंड इट्स टाइप, मतलब वेव क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, जो वेव होता है, क्या जो वेव होता है वो डिस्टरबेंस होता है। किसमें? किसी भी पाथ में जो डिस्टरबेंस पैदा होता है उसी को वेव कहते हैं। डिस्टरबेंस इन पाथ ना, डिस्टरबेंस इन पाथ। किसी भी पाथ में, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पाथ है ना, एक मिनट, ये मान लीजिए कि ये कोई पाथ है। ठीक है। ये सीधा पाथ है। अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस आ गया, जैसे ऐसे ऐसे करके डिस्टरबेंस आ गया, तो इसी को क्या कहेंगे? यही हो जाएगा आपका वेव। ठीक है। तो वेव क्या होता है? डिस्टरबेंस इन पाथ इज नोन एज वेव। ठीक है। इस टाइप्स, तो इसके कितने प्रकार होते हैं? तो वेव के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक होता है EMW, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW वेव। और एक होता है मैकेनिकल वेव। क्या होता है? एक होता है EMW वेव, एक होता है मैकेनिकल वेव। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? एक होता है EMW वेव और एक होता है मैकेनिकल वेव। तो देखिए, यहाँ पे जो EMW वेव होता है, देखिए एक मिनट, यहाँ पे जो EMW वेव होता है, देखिए इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। नो मीडियम। इसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। नो मीडियम मतलब इसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो यही मैकेनिकल वेव है, MW वेव है, मैकेनिकल वेव, इसको मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को कि जो EMW वेव होता है उसको, जो EMW वेव होता है उसको नो मीडियम चाहिए होता है। लेकिन जो मैकेनिकल वेव होता है उसको मीडियम चाहिए होगा, बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव कितने टाइप्स के होते हैं? तो मैकेनिकल वेव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है आपका ट्रांसवर्स वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। ये जो ट्रांसवर्स वेव होता है, ये किसी भी वेव के परपेंडिकुलर चलता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो किसी भी वेव के परपेंडिकुलर चलता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो वेव के साथ चलता है। वेव के साथ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, जो लॉन्गिट्यूडनल होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो पाथ के लॉन्ग चलता है, मतलब एलोंग द पाथ ऑफ वेव। ये वेव का जो पाथ होता है उसके अलोंग चलता है। ठीक है। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव रहता है, जो ट्रांसवर्स वेव रहता है, जो ट्रांसवर्स वेव है, जो ट्रांसवर्स वेव होगा वो परपेंडिकुलर टू पाथ ऑफ वेव। ठीक है। जिस पाथ में वेव चलेगी उसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स वेव होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं हम। देखिए, अब यहाँ पूछा है कि लाइट वेव और साउंड वेव किस प्रकार का वेव है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, जो लाइट वेव होता है, जो लाइट वेव होगा वो ट्रांसवर्स वेव होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। ठीक है। मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लेकिन जो साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है। और इतना ध्यान दीजिएगा, जो EMW वेव होता है उसको भी ट्रांसवर्स वेव माना जाता है। ठीक है। EMW वेव को भी ट्रांसवर्स वेव माना जाता है और लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव आर, अल्ट्रासोनिक वेव किस प्रकार का वेव है? तो देखिए, जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल, अल्ट्रासोनिक वेव आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो अल्ट्रासोनिक वेव होता है जिसको हम सुन नहीं सकते। ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और इंफ्रासोनिक क्या होता है? इंफ्रासोनिक का रेंज क्या होता है? इंफ्रासोनिक का जो रेंज होता है ना, वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम। अल्ट्रासोनिक मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, और इंफ्रासोनिक मतलब 20 हर्ट्ज से कम। चलिए, अब जो ऑडिबल होता है, जो हम सुन सकते हैं,
उसका रेंज क्या होता है, तो जो हम सुन सकते हैं वो बीच की रहती है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज। यहाँ पे 3 शून्य को किलो बना देंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं। जो हम लोग सुनते हैं उसको क्या कहेंगे, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे नहीं सुन सकते, उसके ऊपर नहीं सुन सकते। चलिए देखिए रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है। देखिए जो रिवर्बरेशन टाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, रिवर्बरेशन टाइम का फॉर्मूला होता है टी बराबर, रिवर्बरेशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 0.165 या वी अपान, ये देखिए ये समेसन ए एस, देखिए ये आप नोट कर लीजिए, ये रिवर्बरेशन टाइम का होता है क्या, फार्मूला। अब आप ध्यान दीजिएगा ये किस पे डिपेंड करता है। तो रिवर्बरेशन टाइम जो है वो भी मतलब वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो ए है, ए को यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो ए है इसको बोलेंगे टोटल एब्जॉर्प्शन, क्या, टोटल मतलब लाइट कितना एब्जॉर्ब हो रही है, टोटल एब्जॉर्प्शन। और जो यहाँ पे एस है, एस को क्या बोलेंगे, एस को यहाँ देख लीजिए क्या बोलेंगे, एस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर। समझ में आया। यहाँ पे V को वॉल्यूम बोलेंगे, A को एब्जॉर्प्शन कितना टोटल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और S को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग पावर, ठीक है। चलिए देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव फॉर्म, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या बनाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या बनाता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनाता है कंप्रेक्शन एंड रेयर फ्रैक्शन, क्या बनाता है, कंप्रेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। ये कौन बनाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, कंप्रेक्शन एंड रेयर फ्रैक्शन। और ट्रांसवर्स क्या बनाता है, क्रिस्ट एंड ट्रफ, क्या बनाता है, क्रिस्ट एंड ट्रफ, क्रिस्ट एंड ट्रफ, ठीक है फ्रेंड्स, क्रिस्ट एंड ट्रफ। ईएमडब्ल्यू वेव फॉर्म, ईएमडब्ल्यू वेव क्या बनाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी अभी मैंने बताया था आपको कि ईएमडब्ल्यू वेव एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। ईएमडब्ल्यू वेव किस प्रकार का वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, ये मैक्सवेल ने बताया था। और इसका जो होता है तो ट्रांसवर्स वेव की तरह ये दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, ये क्रिस्ट एंड ट्रफ फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, क्रिस्ट एंड ट्रफ, क्रिस्ट एंड ट्रफ ये फॉर्म करता है। और क्रिस्ट एंड ट्रफ कौन फॉर्म करता है, ट्रफ, ट्रांजर्स जो ट्रांसवर्स वेव रहता है वो क्रिस्ट एंड ट्रफ फॉर्म करते हैं, इसलिए ईएमडब्ल्यू वेव होगा वो भी क्रिस्ट एंड ट्रफ फॉर्म करेगा, ठीक है। देखिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनफाइनाइट, तो सबसे पहले आप बताइए टाइम पीरियड, पीरियड का जो क्या होता है फार्मूला, तो टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट में L/G, यही होता है। और आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो टाइम पीरियड रहता है पेंडुलम का वो केवल लेंथ पे डिपेंड करता है, किस पे, लेंथ पे, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है, लेंथ पे और ग्रेविटी पे। और ना ये मास पे डिपेंड करता है ना वेट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, बस लेंथ और ग्रेविटी पे। और एक बात ध्यान दीजिएगा आप कि जो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होता है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना होता है, तो जो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होता है वो होता है 84.6 मिनट, ठीक है, रख लीजिएगा आप, 84.6 मिनट लिख लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, तो अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो ये होगा K1 इंटू K2 अपान K1 प्लस K2, ये हो जाएगा स्प्रिंग जब सीरीज में जुड़ा हो। लेकिन पैरेलल के लिए तो ये कैपेसिटर की तरह है, तो K बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2 पैरेलल के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए अब यहाँ पे उसी के बेस पे एक क्वेश्चन दिया है, ये बोल रहा है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K की वैल्यू दी है 10, ठीक है, K की वैल्यू दी है 10, आपको सीरीज और पैरेलल फाइंड करना है। तो सीरीज में क्या था, सीरीज में क्या था, सीरीज में था, अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो होता है K1 K2 K1 प्लस K2। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, ये देखिए दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा 10 × 10 अपान 10 + 10 20, तो कितना आ जाएगा सर 100/20, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा इसका आंसर 5, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हम इसी को पैरेलल में जोड़ दें तो K बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2 हो जाएगा, ठीक है, K1 प्लस K2 हो जाएगा। चलिए तो ये दोनों 10 है तो 10 रख दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन पर मीटर, इसकी SI यूनिट है, ठीक है। चलिए देखिए 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक और न्यूमेरिकल है, बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो 10 मीटर, मतलब V दिया है 10, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी दिया है
फ्रीक्वेंसी एफ दिया है वो है 5, आपको निकालना क्या है लेमडा। तो आपको फार्मूला एक पता होना चाहिए कि जो वी बराबर होता है एफ लेमडा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर आप इसमें रख देंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, अगर लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो लेमडा बराबर वी अपन एफ हो जाएगा, मतलब 10/5। आप ध्यान दीजिएगा दोनों SI यूनिट में है, मीटर पर सेकंड हर्ज में, तो बदलने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और डिफाइन वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन। देखिए वाइब्रेशन क्या होता है, ऑक्सीलेशन क्या होता है, दोनों एक ही होते हैं वाइब्रेशन। देखिए तो इसका होगा टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। किसी भी मीन पोजीशन के अलोंग अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन। ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन इज नोन एज ऑक्सीलेशन। ठीक है, देखिए अब हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या अंतर है मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जो हार्मोनिक मोशन होता है वो एक सर्कुलर मोशन होता है अबाउट सेंटर। देखिए सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन अबाउट, सर्कुलर मोशन अबाउट सेंटर, ठीक है, इसे बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। इसे क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन। ठीक है, लेकिन अगर ये एसएचएम की बात करें तो जो एसएचएम होता है वो होता है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन विथ एक्सीलरेशन निगेटिव टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन होता है मीन पोजीशन के अलॉन्ग मीन पोजीशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है, जो एक्सीलरेशन होता है वो इक्वल रहता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जो हार्मोनिक मोशन रहता है वो हार्मोनिक मोशन जो रहता है वो सर्कुलर मोशन के अबाउट सेंटर जो मोशन होता है उसे हार्मोनिक मोशन कहते हैं। लेकिन एसएचएम में एक प्रकार का टू एंड फ्रो मोशन है और इसमें जो फोर्स होता है, इसमें जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट होता है। जो एक्सीलरेशन रहता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्सीलरेशन होता है। मतलब अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के माइनस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है निगेटिव में, तो उसको एसएचएम कहेंगे। और हार्मोनिक किसे कहेंगे, हार्मोनिक कहेंगे जो सर्कुलर मोशन करे अबाउट सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं क्या, अब दो रिलेशन चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा है कि किसका डिफरेंस बताना है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। सबसे पहले आप देखिए कि फेज डिफरेंस किसे कहते हैं, पाथ डिफरेंस किसे कहते हैं। देखिए जो फेज डिफरेंस को दर्शाते हैं डेल्टा फाई से, लेकिन पाथ डिफरेंस को दर्शाते हैं डेल्टा एक्स से। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है आपको। बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इन दोनों के बीच में डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई/लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अगर इसमें से आपको लेमडा ये दे दे तो ये निकाल लेंगे, ये देगा तो ये निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, 2 पाई/लेमडा डेल्टा एक्स। चलिए इसी तरह एक और रिलेशन दिया है, क्या ये पूछा है कि फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में क्या अंतर है। तो फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से दर्शाते हैं और टाइम डिफरेंस को डेल्टा टी से। तो इन दोनों में क्या है डिफरेंस, सॉरी रिलेशन। तो डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई बाई 2 पाई/टी इंटू डेल्टा टी। ये देखिए टी जो है एक टाइम होता है और ये जो है ये टाइम पीरियड है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पाई/टी मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 पाई/टी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर 2 पाई/टी, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा फाई बराबर एफ डेल्टा टी। ठीक है, एफ डेल्टा टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई/टी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 20 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ मास इज डन हाफ ऑफ, मतलब मास पहले कितना था, m था, फिर मास कितना हो गया m/2, हाफ कर दिया गया। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको बता दें t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। इसको मास वास से लेना देना नहीं है, जो पहले टाइम पीरियड था वही बाद में रहेगा, सेम रहेगा। जो पहले था वो बाद में रहेगा, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता, ये बस लेंथ पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये 20 क्वेश्चन का सीरीज अभी खत्म हुआ। अब अगला जो रहेगा 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें कुछ इजी बताएं हम। थैंक फॉर वाचिंग, और शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। अगला बस जस्ट जल्दी ही आएगा, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर।